बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। आज हो चुका है 20 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ जाकर के लिखना है केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने इसे संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने का चुनाव करार दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खुशखबरी ये है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से अधिक सीटें जीत रहा है। देश की महान जनता समझ चुकी है कि ये झूठ पर सच की जीत का चुनाव है। जहाँ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत चुनाव है। ये जुमलों का नहीं बल्कि हकीकत का चुनाव है। ये ग्लोबल नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। ये खास नहीं बल्कि ये आम आदमी का चुनाव है। ये बेरोजगारी नहीं बल्कि नौकरी का चुनाव है। ये बकवास करने नहीं बल्कि विकास करने की चुनाव है। दोस्तों, बिहार में 2 दशक बाद इस बार मानसून की बारिश रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जब बिहार में 2004 से 2023 के दौरान साल 2007 में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 30% अधिक हुई थी। जब मौसम विभाग के अनुसार इस बार लौ नीना का प्रभाव होने का और फिर अंडमान निकोबार में समय से पहले मानसून के दस्तक देने के कारण बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जब बिहार में पिछले 2 वर्ष से मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 23% कम हुई है। इस कारण बिहार का ज्यादातर हिस्सा सूखे की चपेट में रहा। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा था। जब पिछले वर्ष बिहार के 29 जिलों में मानसून की कम और फिर 8 जिलों में अच्छी बारिश हुई थी, जबकि बांका में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई थी। आपको बता दूं कि साल 2023 में मानसून की बारिश 8 जिलों में सामान्य से अधिक हुई थी, जिसमें भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर और शेखपुरा जिला था। अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया था कि अगर विपक्ष सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वह लोगों के भैंस को लेकर चले जाएंगे। जब 2 अगर भैंस होंगे तो एक भैंस खोल करके लेकर चले जाएंगे। अब इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपको अपना ऊंट दे दूंगा। पीएम मोदी विरासत टैक्स विवाद पर विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गुट जीत जाते हैं ये चुनाव तो फिर वे टैक्स लगाएंगे और विरासत में मिली संपत्ति के आधे से अधिक हिस्से को जब्त कर लेंगे। इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव ने एक न्यूज चैनल में कहा कि आओ और मेरा ऊंट ले जाओ, तुम्हें अपना ऊंट दे दूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा इस बात का संकेत है कि बीजेपी अपनी जमीन खो रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी यहाँ कई बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका अंत हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी चुनाव में इंडिया ब्लॉक जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज होने जा रहा है। इस बार का मतदान काफी अहम और खास माना जा रहा है, क्योंकि यूपी से बिहार और फिर बंगाल तक कई सीटों पर वीआईपी लड़ाई देखने को मिलेगी। आज 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, साध्वी निरंजन ज्योति, कौशल किशोर, भारती, प्रवीण पवार, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल, अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी और फिर अभिनेत्री रचना बनर्जी सहित कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आपको बता दूं कि आज सोमवार को 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। अभी तक 4 चरणों के तहत 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 5वें चरण के साथ कुल 423 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग शिक्षकों के साथ ही बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यह स्कूलों में छात्र एवं छात्राएं सुबह 6 बजे हड़बड़ी में स्कूल पहुंच जा रहे हैं। इस दौरान वे भरपूर नाश्ता करके भी नहीं जा रहे हैं। इस कारण भीषण गर्मी में वे स्कूल के अंदर बेहोश होकर के गिर रहे हैं। जब कल सारण और अरवल जिले में ऐसी घटनाएं सामने आई है। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्कूलों का समय बदलने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार से स्कूल का समय बदलने की मांग को लेकर के कैंपेन भी चलाया जा रहा है। मुसलमानों सुन लो, डूबती नाव की सवारी ना करो। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जम करके चर्चा हो रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर संविधान और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की वकालत करके चुनावी माहौल में सियासी तड़का लगा दिया है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लेते हुए आरजेडी को ओबीसी और फिर दलित विरोधी और मुस्लिम परस्त साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब भाजपा के
राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने लालू के दावों की काट निकाली है। उन्होंने पीएम मोदी ही मुसलमानों के सच्चे हितैषी बताया है। जब उन्होंने दावा किया है कि 2024 में देश में फिर से नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तय है। पूरे देश में मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। जब बिहार और केंद्र सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को नरेंद्र मोदी को वोट देकर के पीएम बनाने के मिशन पर काम करना चाहिए। डूबती नाव की सवारी करना अल्पसंख्यक समाज बंद करें, मुसलमान डूबती नाव की सवारी न करें। शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज को अब तक बहकाया और ठगा गया है। जब मोदी भाईजान ही अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं, मोदी सरकार में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। दोस्तों, बिहार के कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य के पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। जी हाँ, कर दी गई है। इसके लिए 1 जून से 25 जून तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 173 कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए 25 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन के लिए टीचिंग और फिर शोध के लिए 60 अंक, एकेडमिक प्रशासनिक स्कोर 20 अंक तथा साक्षात्कार में 20 अंकों के होंगे। इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को जरूर आप पढ़ लें। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी दलों के बीच जुबानी घमासान थम नहीं रहा है। जहां वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी दल अपने विरोधियों की कमियां और अपनी खूबियां खोज निकाल करके गिना रहे हैं। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज तक लालू ने केवल गरीबों का हक छीनने का काम किया है। वह 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि अपने युवराज के लिए 2025 की तैयारी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी की सरकार ने बिजली, पानी, शौचालय, राम मंदिर समेत जनता के लिए सभी वादे पूरे किए हैं। जब बीजेपी और एनडीए के सभी दल मिलकर के 2024 का चुनाव जीत करके गरीबों के छूटे हुए काम पूरा कर सकेंगे। 2025 तक सभी गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। उनकी सुख सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी काम करेगी। देश भर में इस समय चुनावी गहमागहमी अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की डिमांड देश भर में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्र को नजरअंदाज करते हुए लगातार चुनाव रैलियां कर रहे हैं, बिना थके और बिना रुके पार्टी प्रत्याशी और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अपने पार्टी के एजेंडे को जनता तक पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 40 सीट वाले बिहार की अहमियत काफी बढ़ जाती है। जब पीएम मोदी भी इसे बखूबी समझते हैं। जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी रैलियों में कटौती करनी पड़ी और तेजस्वी यादव कमर में तकलीफ और चलते व्हील चेयर पर आ गए, जब वहीं पर पीएम मोदी उम्र के इस पड़ाव पर भी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस मामले में वे बिहार के दिग्गजों पर भारी पड़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से उर्वर की भूमि प्रखर राजनीतिज्ञ और फिर राजनीति में दिलचस्प रखने वालों के लिए काफी अहम है। यह बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जो इस राज्य को और अहम बनाते हैं। ऐसे में बिहार प्रमुख राजनीतिक दलों के फोकस में रहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नाते बिहार की अहमियत समझते हैं। यही वजह है कि चौथे चरण की वोटिंग से पहले ही पीएम मोदी ने 12 मई को पटना में रोड शो किया था। जब किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा पटना में ये पहला रोड शो था। जब इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री समेत अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद थे। पीएम मोदी को जनता का भी भरपूर साथ मिला। जब कल पीएम मोदी कल यानी कि 21 मई को बिहार में रैली करके जनता से भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। जब पीएम मोदी सिवान और पूर्वी चंपारण में ताबड़तोड़ रैलियां करके एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाने से नहीं हिचक रहे हैं। वे जनता से लगातार संवाद बना करके रख रहे हैं। दोस्तों, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार में जगह जगह जाकर के लगातार पदयात्रा करने में लगे हुए हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, लेकिन वहां की कहानी बिहार में बता करके लोग अपनी वाहवाही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बुलेट ट्रेन बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च आता है और इस काम को कर्ज लेकर के किया जा रहा है और इस कर्ज में बिहार के लोगों का भी हिस्सा शामिल है। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को एक पैसेंजर ट्रेन तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गुजरात का रहने वाला इंसान बुलेट ट्रेन का प्रयोग करेगा। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी गुजरात और बिहार दोनों के प्रधानमंत्री हैं। जो गुजरात के लोग प्रधानमंत्री से काम करने की डिमांड करते हैं, लेकिन वहीं बिहार के लोग प्रधानमंत्री से कुछ नहीं मांगते। बिहार के लोगों की सोच ये है कि 5 किलो अनाज तो सरकार दे ही रही है और राम मंदिर बन ही गया है और क्या चाहिए लोगों को। प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में मेट्रो का उद्घाटन किया और अरुणाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया।
दोस्तों, बिहार के शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार समेत 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बयान पर रितु जायसवाल के पति समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है। नगर थाना में दर्ज FIR में शिवहर मातृ शिशु अस्पताल में बिना अनुमति के सभा करने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और फिर धारा 144 का उल्लंघन करने पर आम लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। जहां थानेदार ने बताया है कि राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार, प्रदेश राजद प्रवक्ता स्वाति मिश्रा, राम इकबाल राय क्रांति सहित 30 से 35 अज्ञात पर आदर्श आचार संहिता का कांड संख्या 138-24 दर्ज की गई है। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। वाहन चेकिंग के दौरान यानी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से करीब 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दूं कि पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के विक्रम थाने की पुलिस ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 7 लाख रुपए बरामद करते हुए इस मामले की गहन जाँच में जुटी है। जहाँ वैसे मजिस्ट्रेट सह स्थानीय CO द्वारा चुनाव आयोग के हवाले देते हुए इस संवेदनशील मामले को दबाने की प्रयास किया गया। साथ ही वहाँ मौजूद रहे पत्रकारों को खबर बनाने से भी रोकते हुए दुर्व्यवहार किया गया। जहां सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पालीगंज अनुमंडल प्रशासन द्वारा चुनाव आचार संहिता के पालन करते हुए लगातार पूरे अनुमंडल क्षेत्र में कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, खबर ये बिहार से नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जरूरी खबर है। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर बात और वादा झूठा रहा है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं जिससे इनको नौकरी न देना पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर बार पेपर लीक हो रहा है। बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान नौजवानों के भविष्य को लेकर के बात तक नहीं कर रहे हैं। यह कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गलतियां की थी, जहां उससे सीख लेते हुए इस बार उसमें सुधार किया गया है। उन्होंने कहा है कि PDA का नारा इंडिया अलायंस को जिताने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं मंदिर जाता हूं तो मंदिर को धोया जाता है। आज के जमाने में इस तरह की सोच देश को कहां ले जाएगी? भारत इस तरह से विश्व गुरु बन पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन वाली सरकार का एक इंजन गायब है, जो होर्डिंग्स में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है। राहुल गांधी और हम देश के संविधान को बचाने के लिए एक हो गए हैं। 83% नौजवान बेरोजगार है, इसलिए एक हो गए हैं। जब वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के घिसे पीछे नारों को जनता अब नहीं सुनना चाहती है। उन्होंने कहा है कि 4 चरणों में बीजेपी चौतरफा हार रही है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी 143 सीटों पर सिमट जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जब बिहार के सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में रविवार को हंगामा हो गया, जब लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इनके अलावा लोग स्कूल की जर्जर हालात से नाराज थे। इलाके के लोग स्कूलों की जर्जर हालात से नाराज थे। उनका कहना है कि प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई गई है। हालांकि JDU कार्यकर्ताओं ने CM नीतीश कुमार के जाते ही आक्रोश लोगों को खदेड़ दिया। यह हंगामा उस समय हुआ जब CM नीतीश कुमार मंच से भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान कुछ लोग मंच के पास जाकर के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आक्रोशित लोगों का कहना था कि उनका इलाकों में स्कूलों की हालात काफी जर्जर पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय की हालात भी खराब है। इसके बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। बिहार में शिक्षकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, यानी कि बिहार में शिक्षकों की बहाली और भी होगी। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को खुशखबरी दे दी है। जब बिहार के युवाओं को ये बता दिया है कि बिहार में फिर से शिक्षक बहाली होगी और बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जी आपको बता दूं कि सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने NDA से JDU प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। CM नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जमकर के प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग कभी जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। नीतीश कुमार ने 400 का आंकड़ा पार करने की अपील की। उन्होंने बिहार में हुए जातिगत जनगणना को अपने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से पूछा कि कांग्रेस या कभी जातिगत जनगणना करा सकता है क्या। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से JDU प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब मैं महागठबंधन के साथ था तो कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, या आज मैं फिर NDA गठबंधन के साथ हूँ तो फिर कांग्रेस जातिगत जनगणना का राग अलाप रहा है। ये लोग कभी जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों की संख्या, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बिहार में फिर से शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम लिए जाएंगे BPSC के द्वारा। उसके बाद स्कूलों में शिक्षकों का तादाद बढ़ाया जाएगा।
दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसी सीट पर कांग्रेस को सबसे मजबूत माना जा रहा है तो वह है रायबरेली सीट। यहाँ के कांग्रेस समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और उनका मानना है कि राहुल गांधी रायबरेली से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। लोगों का कहना है कि 2019 में कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर हार गई, लेकिन रायबरेली में फिर भी जीत गई। इसलिए इस बार राहुल गांधी का इस सीट से जीतना तय है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेकर के जबरदस्त उत्साह है और दीवानगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि सोनिया गांधी इस बार अस्वस्थ है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राहुल गांधी को यहां से भारी वोटों से जिताएंगे। रायबरेली में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े नेताओं और फिर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सीट पर राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग की है और लोगों का भी कहना है कि रायबरेली से गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो फिर वोट उन्हीं को देंगे। कांग्रेस समर्थक ने कहा कि रायबरेली सीट गांधी परिवार को समर्पित है। यहाँ इंदिरा गांधी के जमाने से काम होता आया है। जहाँ संजय गांधी और राजीव गांधी भी यहाँ आते थे और गांव-गांव घूम करके हमारे साथ खाना खाते थे। उनसे हमारा परिवार जैसा रिश्ता है। जब कांग्रेस सांसदों के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल से लेकर के सड़क तक हमें दिया है। हर काम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश रहती है। हालांकि लोगों ने माना है कि बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि कांग्रेस ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बेतिया में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि बिहार में सभी 40 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, जहां अब तक हुए 4 चरणों में कुल 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। जब लालू बताएं कि वे किसका आरक्षण काट कर देंगे, दलितों का, आदिवासियों का या फिर पिछड़े समाज का आरक्षण काट करके देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में झूठ का व्यापार करने वाले लोग हैं। ये झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार के सीएम और फिर केंद्र में मंत्री रहे। इस दौरान क्या उन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के प्रयास किया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम पीएम मोदी ने किया। अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है या नहीं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता अपने घुसपैठिए वोट बैंक के डर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए थे। जब बिहार के बेतिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राजद शुरू से ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे। समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया, लेकिन वे अपने घुसपैठिए वोट बैंक के डर से समारोह में नहीं आए। अमित शाह ने कांग्रेस और राजद नेताओं पर आरोप लगाया कि वे डरे हुए थे कि समारोह में शामिल होने से उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के बारे में बयान देने पर कांग्रेस के नेतृत्व के विपक्ष की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर और उनके सहयोगी दल के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु है, इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की बात मत करो। हम भाजपा के कार्यकर्ता परमाणु से नहीं डरते। जब मोदी की गारंटी है कि पीओके भारत का है, हमेशा रहेगा और हम इसको लेकर के रहेंगे। दोस्तों वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला है। मुकेश सहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। मुकेश सहनी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे केवल 2014 में दिए गए अपने भाषण को मंच से बोल दें, उन्हें पता चल जाएगा कि उनका सीना 56 इंच का है या नहीं, या फिर 36 इंच का है। रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ सारण में चुनावी सभा के दौरान मुकेश सहनी ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये रोजगार या फिर महंगाई की नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हो या फिर असम के सीएम हो, वे भी यहाँ आकर के लड़ाने की बात करते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि जो नेता धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें हटाने की जरूरत है। ये इसी नाम पर समाज को तोड़ते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और फिर संविधान खतरे में है। यही संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया है। महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। आज जो सरकार है वे नहीं चाहती है कि गरीब और फिर पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान के साथ जिंदगी जिए। मुकेश सहनी ने कहा कि सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देकर के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर के महागठबंधन की लालू प्रसाद की विचारधारा वाली सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों को अधिकार दे और गरीबों का कल्याण करे। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक न्याय को मजबूत करके राहुल गांधी और फिर लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करना है। दोस्तों
पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन के बिहार में 0 पर आउट होने का दावा किया है। जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस बार भी 0 पर आउट होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का बिहार से विशेष लगाव है, इसलिए वे बिहार आते हैं। इसी से इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। नरेंद्र मोदी का क्रेज पूरे देश में है, लेकिन विपक्षी गठबंधन उनके क्रेज से घबराए हुए हैं। इस बार भी बिहार में उनका खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार साफ यूपी हाफ, इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सीट आती है 0। पिछली बार थे 0, इस बार हो जाएंगे 0। बिहार के गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है। उन्होंने कहा कि 8000 से अधिक कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई और 1000 और काम बाकी है, जिसे चुनाव बाद कराया जाएगा। नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 के पहले दूसरे दल के लोग आपका वोट लेते रहे, लेकिन कुछ नहीं किया, केवल दंगा फसाद कराया। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा और जदयू साथ आए हैं, तब से सब बंद हो गया है। नीतीश कुमार ने मदरसा शिक्षकों के सरकारी स्कूलों के जैसे शिक्षक बनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अगर फिर से विपक्षी दलों के लोगों को वोट करिएगा तो फिर से वे लोग गड़बड़ी करेंगे और विकास के काम को नहीं करेंगे। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के पश्चिमी चंपारण में अमित शाह ने लालू यादव पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा कि लालू भाई तेल पिलावल लठिया घुमावन का जमाना गया, लालटेन से देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि सब मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी किसका काट करके दोगे, दलितों का, आदिवासियों का या फिर पिछड़ा समाज का काट करके दोगे? जहाँ लालू प्रसाद यादव वोट बैंक के लिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए हैं। जब कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा विरोधी राजनीति की है। उन्होंने आगे कहा कि 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल भेजने का काम पीएम मोदी ने किया है। जब बिहार के हर गरीबों को 5 लाख तक दवाइयों का पूरा खर्च पीएम मोदी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों को घर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ गरीबों को घर मिलने वाला है। पीओके हमारा है या नहीं? दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का चुनाव होता है। इसलिए हम मोदी जी की सरकार द्वारा हर क्षेत्र की खास करके खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो काम हुए हैं उसके साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि इस सरकार ने हर क्षेत्र में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्प को पूरा किया है। जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं को संबोधित कर रहे हैं। अपने व्यवस्थाओं के बीच कई राज्यों में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए उनकी गारंटी ही काफी है। जब बिहार में तो वे दूसरी बार रोकेंगे। इससे पता चलता है कि बिहार के प्रति उनके मन में विशेष लगाव है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दूसरी तरफ सजा याफ्ता पिता और फिर आरोपी पुत्र की जोड़ी राष्ट्रीय संकल्प के इस चुनाव को पंचायत चुनाव बनाने की पर तुली है। न इनके पास अपनी कोई भी सोच है, न संकल्प है और न ही देश चलाने का सामर्थ्य है। जब पिछले चुनाव में शून्य पर आउट होने के बाद भी ये खुद को सुधार नहीं पाए हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि जब 15 वर्षों तक राज्य उनकी सरकार थी तो फिर शिक्षा और रोजगार की क्या उपलब्धि थी। अब बिहार के बांका जिले में 4 पहिया वाहन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन सीएनजी से जल्द दौड़ेंगे। इसके लिए यहां पर करीब 6 पेट्रोल पंप सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इसमें भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर खैरा मोड़ के पास आरएनएस फ्यूल सेंटर सहित अन्य शामिल है। सभी जिलों में सभी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चल रही है। दरअसल जिले में सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए पिछले 2 वर्षों से कवायद चल रही है। भागलपुर में सीएनजी की कीमत प्रति किलो 50 रुपए के आसपास है। यहाँ पर भी इसी के आसपास लोगों को सीएनजी के लिए भुगतान करना पड़ेगा। सीएनजी को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बड़े बड़े शहरों में अब तक सीएनजी से गाड़ियां चल रही थी। अब जिले के अलग अलग स्थान पर संचालित पेट्रोल पंप में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जिले के सभी पेट्रोल पंप पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी वाहन चालकों के लिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल ही विकल्प है, लेकिन सीएनजी स्टेशन शुरू होने के बाद वाहन चालकों के लिए यह भी एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। सीएनजी पेट्रोल और डीजल से सस्ती और सुरक्षित है।
दोस्तों, बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में आरजेडी को 4 सीट और पूरे देश में कांग्रेस को 40 सीट भी 40 को लोकसभा चुनाव में नहीं आएंगी। अमित शाह की इस भविष्यवाणी पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को किसी ने भविष्यवाणी करते हुए नहीं रोका है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में तो ये लोग 200 सीट पर पार करने का दावा कर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में शपथ ग्रहण का टाइम तक बता दिया गया था, लेकिन क्या हुआ था? ये लोग बिहार में जो भी आकर के बोलते हैं उसके उल्टा होता है। अच्छा है अमित शाह ऐसे ही कहते रहे ताकि उसके उल्टा होता रहे। जब 5 चरण की वोटिंग के पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और पूरे देश में 300 से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तो ये भी पता नहीं होगा कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। दोस्तों, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार में चरवाहा विद्यालय को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जहां नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बदले उन्हें चरवाहा बनाया जाता था। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में महज 5 रुपए प्रति महीने में छात्र छात्राएं पॉलिटेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान 4.5 रुपए प्रति महीने में बच्चों को चरवाहा विद्यालय में चरवाहा बनाया गया था। जहाँ उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में 113 चरवाहा विद्यालय खोले गए, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में 44 पॉलिटेक्निकल संस्थान खोले गए हैं। जहां रविवार को बयान जारी करके जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मौका तो आपके पास भी था। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर जाते तो फिर माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बने हुए पॉलिटेक्निकल में अगर नामांकन करा लेते तो फिर अपमान का दंश नहीं झेलना पड़ता। आज आप भी इंजीनियर कहलाते। उन्होंने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार और फिर लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद बताएं कि कौन सी शिक्षा बेहतर है, उनके माता पिता के शासनकाल की या फिर नीतीश कुमार के शासनकाल की। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का दौरा और जनसभाएं लगातार जारी है। इसी एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वापस अपने घर गुजरात जाना तय है। अमित शाह और उनकी गुजराती टीम को भी वापस गुजरात जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी ने पिछले चुनाव में जनता के से किए गए भी वादे पूरा नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का भेदभाव करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है, समाज में नफरत फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी देश में बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों की बातें नहीं करते हैं। वे जनता को असली मुद्दों से भटका करके पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर और मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। पिछले 2 चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार वासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने भविष्यवाणी की है। जब पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की इस बार लोकसभा चुनाव में भीषण हार तय है। जनता के बीच उनके लिए इस बार कोई भी वेब नहीं है। वहीं पर राहुल गांधी जी 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार होंगे। उन्होंने कहा है कि रायबरेली ने हमेशा देश को प्रधानमंत्री दिया है। जहाँ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बातें कही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के ठीक पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ दोहरा खेल दिया था। जब पप्पू यादव ने कहा है कि बीते दिनों मैंने रायबरेली और फिर अमेठी के कई गांवों का दौरा किया और अपने ट्रेन में यात्रा के अनुभव से बता रहा हूं, देश की जनता ने एनडीए को नकार दिया है। जब पीएम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनको राम पर भरोसा था। जब पहले उन्हें हनुमान जी ने हराया कर्नाटक में, वैसे ही इस बार राम जी हराएंगे देश में। पीएम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जब फिर से अगर कोई भी नया खेल या फिर नई चाल नहीं चली तो फिर उनका जाना तय है। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी को अहंकार की रानी बताया और कहा है कि उनकी लड़ाई आम जनता से है और उनकी हार तय है। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों हम और हमारे साथी सिवान में हिना साहब, पाटलिपुत्र में मीसा भारती, पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, सारण में रोहिणी आचार्य, बक्सर में अनिल चौधरी और फिर जहानाबाद में वहां के साथियों के साथ में मत के अनुसार मुनीलाल को समर्थन देंगे। इसके अलावा हम और फिर हमारे साथी कांग्रेस और माले सीपीआई और सीपीआईएम के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राजद के उम्मीदवार आम लोगों के साथ संपर्क में नहीं है। दोस्तों, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भीषण गर्मी में स्कूल खोलने और फिर बच्चों शिक्षकों को 90% उपस्थिति अनिवार्य करने का विरोध किया है। शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के कहा कि शिक्षा विभाग के अलोकतांत्रिक, अमानवीय तथा तानाशाही रवैये से शिक्षक और बच्चों की जान खतरे में है। इस भीषण गर्मी में 16 मई से स्कूल खोल दिया गया है। साथ ही बच्चों एवं शिक्षकों को 90% उपस्थिति का आदेश दिया है और ये गलत है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षकों को बीच दोपहर
में 1:30 बजे स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया है। जब दोपहर में बच्चे एवं शिक्षकों को घर लौटने में खतरा है। जब मुजफ्फरपुर के शिक्षक अविनाश कुमार का लू लगने से जान चली गई। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा संभवतः 6 बजे से विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं दी गई होगी। जब 6 बजे बच्चों के माता पिता को जागना और फिर उनके लिए नाश्ता तैयार करना, और जो शिक्षक कोसों दूर विद्यालय जाएंगे उन्हें भी बिना नाश्ता किए ही विद्यालय पहुंचना होगा, और ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। काराकाट से चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को चुनाव चिन्ह मिल गया है। जहाँ पवन सिंह को कैंची छाप मिला है, जहाँ अब पवन सिंह का चुनाव चिन्ह कैंची छाप होगा। काराकाट संसदीय क्षेत्र से सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि चुनाव आयोग से अनुमोदन मिलने के बाद आज सभी उम्मीदवारों को सिंबल जारी कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में होंगे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव आयोग के नियम के अनुसार सिंबल जारी किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार काराकाट से चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को कैंची छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। जहां काराकाट से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को गैस सिलेंडर, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को 3 सितारों वाला झंडा, निर्दलीय पवन सिंह को कैंची, बसपा के धीरज कुमार सिंह को हाथी, राष्ट्रीय सेवा दल के प्रत्याशी प्रदीप जोशी को अलमारी, AIMIM के प्रत्याशी प्रियंका प्रसाद को पतंग छाप दिया गया है। दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तीसरी बार गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और फिर विकास की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जो देश भर में पिछले 10 साल में सिर्फ झूठ बोलने और फिर नफरत फैलाने का काम किया है। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए चुनाव हार रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। जब वहीं पर बिहार के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री गोबर को भी हलवा बना देते हैं। मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 सप्ताह का बेड रेस्ट लेना होगा। मैंने कहा कि मैं 3 सप्ताह तक बेड रेस्ट करूंगा, तब तक तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे दोनों टाइम इंजेक्शन दीजिए, लेकिन मैं जब तक प्रधानमंत्री मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देता तब तक मैं खुद बेड रेस्ट नहीं करूंगा। पिछले 10 साल में बिहार के लिए केंद्र ने कोई भी काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी, जैसे मुख्यमंत्री 17 सालों में भी नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव ने केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं की नौकरी देने की बात कही है। वहीं पर चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज की जनता के लिए सांसद ने कोई भी काम नहीं किया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को लोरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उड़ीसा गए तो मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि उन्हें जिला का कैपिटल मालूम नहीं है। कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खुद पीएम को नहीं मालूम है कि जिला का कैपिटल नहीं होता है, या इसमें पता नहीं है कि कैसे देश चला रहे हैं। ये मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि उनके लोग उन्हें विश्व का नेता बता रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन वे एक चीनी मिल भी चालू कर पाए। रीगा और फिर चनपटिया चीनी मिलों का क्या हाल हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, सिंचाई जैसे विकास के है। यह उन्होंने कहा है कि ये संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। इन लोगों ने बिहार के लिए कोई भी काम नहीं किया है। भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। एनडीए का 34 हेलीकॉप्टर 34 साल के नौजवान के एक हेलीकॉप्टर रूपी ट्रैक्टर को रोकना चाहता है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र चित्रण जारी किया है, जहां लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप तक चले गए हैं। आपको बता दूं कि इन 5 बातों की शुरुआत उन्होंने बाप से की है। जब इस चुनाव में रिश्तों नातों के साथ जनसंख्या नियंत्रण आदि पर तो बातें हो ही रही थी, लेकिन अब बात बाप तक पहुंच गई है। लेकिन रोचक यह है कि लालू प्रसाद यादव ने इस शब्द का उल्लेख दूसरे तरीके से किया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि 5वें चरण तक देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बातें साफ साफ समझ चुकी है। उन्होंने वे 5 बातें लिखकर के पीएम मोदी का चरित्र चित्रण कैसे किया है, ये आपको हम अभी बताने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा कि सच क्या, सच का बाप भी आ जाए तो मोदी जी से सच नहीं उगला सकता। जनता से झूठ बोलने में मोदी जी को परम आनंद की अनुभूति होती है। जनता के मुद्दे पर बात करने से मोदी जी का कलेजा कांप जाता है। देश को गुमराह करने तथा समाज में अफवाह, नफरत एवं भ्रम फैलाने में मोदी जी को मजा आता है। देश को महंगाई, गरीबी और
और बेरोजगारी की अग्नि में झोंकने से मोदी जी को प्रसन्नता मिलती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो सहित उनके बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर भी तंज कसा था। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि 3 चरणों के चुनाव ने पीएम मोदी को बिहार के सड़कों पर ला दिया है। अब बाकी बचे चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देंगे। ये बिहार है बिहार। इनके इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया था। फिर लालू प्रसाद यादव की ये 5 बातें भी अब चर्चा में हैं। दोस्तों, आजकल की हमारी गलत लाइफ स्टाइल और कुछ भी अनहेल्दी खाना हमें बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है। इसे अनहेल्दी खाने से आजकल कम उम्र के लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा आपको कई गंभीर बीमारियों की ओर ढकेल सकती है, जैसे हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी। इसलिए एक सही लाइफ स्टाइल अपनाना आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अगर आप लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं तो फिर आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके सेवन से आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को खींच करके टॉयलेट में निकाल सकते हैं। या साथ ही इससे आप स्वस्थ जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और उसे कंट्रोल करने में कई चीजें काम करते हैं जो फायदेमंद भी होती हैं। जब मगर इसबगोल इसमें से सबसे कारगर उपाय है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इसका सेवन हमारे शरीर की नसों में जम करके बैठ गया बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। इसबगोल में खास तत्व होते हैं जो आंतों में बैड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित नहीं होने देते हैं और उसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा होने की बजाय मल के साथ निकल जाता है। दरअसल कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इसबगोल हमारे हाथ में एक पतली परत बना देता है और कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने नहीं देता है। इसबगोल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरी है इसका सही तरीके से सेवन किया जाना। वैसे तो ये इसबगोल को गुनगुने पानी में डाल करके पीने की सलाह दी जाती है। ये तरीका भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप दही के साथ इसबगोल का सेवन करें तो फिर ये और भी कारगर साबित हो सकता है। यह दही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसमें कई अन्य तत्व पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसीलिए रोज सुबह उठ करके ताजा दही में इसबगोल को डाल करके सेवन करें। कई रिसर्च में पाया है कि हफ्ते में 2 से 3 बार इसबगोल का दही के साथ इस्तेमाल किया गया सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को दिल्ली मेट्रो की सवारी की। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे न केवल वे हैरान रह गई बल्कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी हैरान रह जा रहा है। यह वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण कोच में खड़ी है और कुछ सेकंड बाद एक महिला पीछे से कोच से निकलती है। इसके बाद धीरे से महिला निर्मला सीतारमण के कंधे पर थपथपाती है और उन्हें अलविदा कहती है। यह मिल रही जानकारी के अनुसार वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीए कोचिंग क्लास का दौरा करने के लिए पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर में दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रही थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला की इस हरकत के बाद सीतारमण जवाब में मुस्कुराती है। यह वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। इसके बाद लोगों के कमेंट की झड़ी लग गई। अब तक इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जब पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है कि ये महिला आई है और हल्के तरीके से भारतीय वित्त मंत्री का कंधा थपथपाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राहुल गांधी का प्रचार जारी है। जहां इसी बीच राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बहस करने की चुनौती दे दी और कहा कि वे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए दिए गए इंटरव्यू का जिक्र करके उन पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उनके चमचों को इंटरव्यू दिया जब उनसे हिंदू मुस्लिम पर सवाल किया गया। जब वे बोल रहे थे कि जब छोटे थे तब मुस्लिम भाई ईद में खाना भेजते थे, आप तो वेजिटेरियन हो, क्या आप वेजिटेरियन नहीं हो? राहुल गांधी ने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि 1 हफ्ता हो गया जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहस करने का निमंत्रण स्वीकार किया था। अब तक उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। जब वे बस मित्र मीडिया के पारिवारिक माहौल में स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने जनता को संबोधन करते हुए पूछा, क्यों मोदी जी, असली मुद्दे पर बात करने में डर लगता है क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य इस संविधान की रक्षा करना है। अगर ये चला गया जो कि बीजेपी और फिर पीएम मोदी चाहते हैं तो पहला काम इस संविधान की रक्षा करना है। यही आपका भविष्य है, आपका सपना है और आपकी दिल की आवाज है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।